तो वहीं आपको बता दें कि वाराणसी में पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा भी निजी अस्पताल की मनमानी के शिकार हुए। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बड़ी बेटी संगीता मिश्रा के निधन के बाद परिजनों ने मेडविन अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। सोमवार को पंडित छन्नूलाल मिश्रा की छोटी बेटी डॉक्टर नम्रता मिश्रा ने मेडविन हॉस्पिटल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने मेडविन अस्पताल से 6 दिनों की सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। नम्रता ने अस्पताल पर लापरवाही और धन उगाही का भी आरोप लगाया। नम्रता की ओर से कोतवाली थाने में मेडविन अस्पताल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए नम्रता ने कहा कि 24 अप्रैल को उनकी बहन संगीता मिश्रा को उल्टी और बुखार की शिकायत पर मेदागिन इलाके के मेडविन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके लिए 1.5 लाख रुपए का बिल भी दिया गया। बाद में उनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिस पर अस्पताल में भर्ती संगीता के सीसीटीवी फुटेज को दिखाने का वादा भी किया गया था और बताया गया था कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों ने कई लाख रुपए इलाज के नाम पर लिए। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल को अस्पताल ने फोन करके बताया कि मरीज की हालत नाजुक है और अस्पताल आने पर उनकी मौत की खबर बताई गई। फिर बड़ी मिन्नत के बाद आईसीयू में उनकी डेड बॉडी दिखाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार कहने के बावजूद एडमिशन के वक्त का सीसीटीवी नहीं दिखाया गया और जांच का ब्यौरा भी नहीं दिया गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए डीएम ने 3 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है। 3 सीनियर डॉक्टरों की टीम इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी। गौरतलब है कि आपको बता दें कि यहां पर गौरतलब है कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा की पत्नी मनोरमा मिश्रा कभी एक निजी अस्पताल में कोरोना से निधन हो गया था। इस पूरे प्रकरण में पिता छन्नूलाल मिश्र ने एक वीडियो जारी करके कहा है कि पत्नी और बेटे की मृत्यु होने के बाद मैं काफी आहत हूं। कुछ लोगों के द्वारा मेरे अस्वस्थ होने की बात कही जा रही थी, मगर मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। मेरी बेटे के साथ हुए घटना को लेकर मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूं। मुझे इंसाफ चाहिए। जी हां, पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने यहां पर इंसाफ की गुहार लगाई है। ठीक हो गया, बुला के क्यों काटते हैं? लेने के लिए फुटेज के लिए आपको बुलाया गया है आज यहाँ पे? जी हाँ, मुझे इसीलिए बुलाया गया था कि आपको फुटेज दिखाएंगे, आपको रिपोर्ट देंगे। आप आइए कल। तो क्या अब आपको फुटेज मिली? कुछ नहीं मिला। डॉक्टर सारे लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, कोई है नहीं यहाँ पे। कौन है यहाँ का अटेंडेंट? 1 घंटा हो गया दीदी, 1 घंटे से हम यहाँ पे खड़े हैं। आप बता रही थी कि पीपी किट का क्या था? जी हाँ, मेरी दीदी की बेटी, वो उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई ये सुन के कि नानी जी गुजर गई है और माँ की तबीयत भी ऐसी है। तो वो यहाँ आई थी और यहाँ पे वो 1 घंटे खड़ी रही कि प्लीज डॉक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए, टीवी खराब है, हम एक बार अपनी मम्मी को देखना चाहते हैं। उनसे 1700 रुपए लेके उसे पीपी किट दिया, पहना के ऊपर लेके गए, दूर से दिखाया। कोई बात नहीं हो पाई। दीदी कुछ बोलना चाहती थी, उन्होंने कहा बस की कष्ट है बेटा, बहुत कष्ट है। और वो बगल में खड़ा एक आदमी बोला हाँ कुछ नहीं। वो कह रही है कि इस हॉस्पिटल में सब लोगों को कितना कष्ट है। तो मेरी दीदी की बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं मम्मी, आप जल्दी से ठीक होके आ जाइए, सब ठीक हो जाएगा, बस एक बार आप घर आ जाइए। हमारा घर बर्बाद हो गया। 3 दिन के अंदर पे मेरी माँ भी चली गई, मेरी बहन भी चली गई। खड़े थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मेरी दीदी की शक्ल दिखा दीजिए। बताइए हमें कि किसकी लाश लेके जा रहे हैं यहाँ से। एक बार शक्ल तो दिखा दीजिए कि आप किसकी लाश पकड़ा रहे हैं हमें यहाँ पे। आप मुमजान को लपेट के दे दिया कि देशवासियों को हमारा नमस्कार। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। कोरोना की वजह से मैं घर में रहता हूँ, बाहर नहीं निकलता हूँ। तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद पंडित जी बीमार हैं इसलिए नहीं निकलते घर से। ऐसी बात नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। 3 दिन के अंदर हमारी पत्नी और हमारी बेटी का निधन हुआ है, जिसके वजह से सदमे में हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी बेटी संगीता मिश्रा को न्याय मिले। क्यों काटते हैं? तो आपको बता दें कि लगातार लापरवाहियां अस्पताल के सामने आ रही हैं। लगातार इस तरीके की लापरवाहियां सामने आ रही हैं कि आपको बता दें कि और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपको बता दें कि यहां पर मेडविन अस्पताल से परिजनों ने फुटेज मांगा और वहां पर लापरवाही ने जान ले लिया। लगातार परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से जो लापरवाही की गई है, उस लापरवाही की वजह से यहां पर उनके परिजन की मृत्यु हुई है। लगातार आपको बता दें कि प्रदेश के तमाम शहरों से, तमाम जगहों से खबरें सामने आ रही हैं कि अस्पताल की लापरवाही जो वो बढ़ती चली जा रही है। वहीं दूसरी ओर
सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सख्त निर्देश दे रहे हैं कि जो अस्पताल लापरवाही करेंगे, जो अस्पताल धनुगाही करेंगे, जो अस्पताल गैरकानूनी तरीके से काम करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी, इन तमाम वादों के बावजूद भी, इन तमाम निर्देशों के बावजूद भी अस्पताल जो है वो अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। तमाम जगह से ऐसी खबरें सामने आती हैं कि ऑक्सीजन होने के बावजूद भी अस्पताल मना कर देते हैं। कोरोना मरीज को नहीं देखने की बात कहते हैं। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर मरीजों को डॉक्टर देखने तक से इनकार कर देते हैं। तमाम ऐसी खबरें सामने आती हैं। तमाम मरीज जो हैं, जो तमाम कोरोना पीड़ित होते हैं, उनकी मृत्यु केवल इस वजह से हो जाती है कि उन्हें सही समय पर उपचार नहीं मिलता है। इस तरीके से सैकड़ों जिंदगियां बचाई जा सकती थी, लेकिन सही समय पर इलाज न मिलने के कारण सैकड़ों जिंदगियां जो हैं वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर कब इन अस्पताल प्रशासनों की जो लापरवाही है वो खत्म होगी, कब ये लापरवाहियां बंद होंगी, कब इन्हें समझ में आएगा जिंदगी की कीमत के। तो इसी बीच हमारे साथ राजेश राय पूर्व आईपीएस जुड़े हैं और जिया मंजरी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जुड़ी हैं, और डॉक्टर एम.के. भारती जो कि छाती और श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। ये तीनों लोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे, उनसे चर्चा करेंगे आखिर किस तरीके से जो लापरवाहियां चल रही हैं उसको लेकर और किस तरीके से लापरवाहियां कम की जा सकती है। सबसे पहले हम चलेंगे राजेश राय जी की ओर जो कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। राजेश जी, सीधा आपका रुख करेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जिस तरीके से इस वक्त तमाम लापरवाहियां सामने आ रही हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम दिशा निर्देश जारी कर रही हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि इस तरीके की लापरवाहियां नहीं होनी चाहिए, इसके बावजूद भी लापरवाहियां हो रही हैं, तो किस तरीके से पुलिस प्रशासन इन सब चीजों को कंट्रोल करेगा और कहां वो कमी है? अब दिक्कत ये है ना कि पुलिस प्रशासन इसमें कहां तक कंट्रोल करेगा। ये घर घर मतलब इस समय जो व्यक्ति, कोई भी आदमी आज की तारीख में अस्पताल नहीं जाना चाह रहा है। कोई भी अगर कोविड का भी अगर मरीज है तो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रहा है। लोग आपस में मजाक में भी कहते हैं कि लोग जो है वो क्या कहते हैं, लोगों की मृत्यु कब हो रही है यहाँ पे, लोग कह रहे हैं अस्पताल जाके हो रही है या अस्पताल जाने के बाद नहीं जा पाए इस वजह से हो रही है। तो लोग अस्पताल जाना नहीं चाहते हैं आमतौर पर, लेकिन अगर कोई जाना चाहता है और वो जाने के बाद उसे कहीं से कोई गाइडेंस मिले, कहीं से कोई ऐसा ये एश्योरेंस मिले कि आप यहाँ चले जाओ, जाकर के यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा कष्ट होता है। एक भी जिंदगी, अगर देखिए मृत्यु कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आदमी बीमार है और बीमारी से लड़ करके सारी दवा वगैरह होने के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। मृत्यु को स्वीकार करने में किसी को ऐतराज नहीं है, लोगों को दुख होता है, लेकिन मृत्यु को स्वीकार करते हैं। मृत्यु वहां पे स्वीकार नहीं हो पाती है जिस समय की उनको ये मालूम है कि अगर इसको अगर थोड़ा सा इनको ख्याल किया गया होता, जिनको ख्याल करना चाहिए या जहां भी ख्याल होना चाहिए था वो ख्याल नहीं किया गया, या इनको कोई सुविधा नहीं मिली, या इनको गैस नहीं मिला, या इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला। और जब ऐसी स्थिति में अपने प्रियजन को सामने या पीछे अगर उनको तड़प तड़प से उनकी सांस जो है वो टूट रही है, उखड़ रही है और गैस नहीं मिल रही, वो आदमी जब देखता है तो वो केवल उस परिवार के लिए नहीं, मैं समझता हूँ जितने लोग भी जानने सुनने वाले हैं, रिश्तेदार है, सबके लिए वो एक ऐसा ट्रॉमा हो जाता है जो जिंदगी भर के लिए हो जाता है। और ऐसे ट्रॉमे बहुत देखने को मिल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब इसमें कोई क्या करेगा, इसमें कई आप ये नहीं कह सकते कि पूरी जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है वो सारी की सारी बेईमानी पे उतारू है, नहीं, ऐसा नहीं है जी। जितने भी आपके जितने भी आपके क्या कहते हैं जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं और सब लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अपनी जान पर खेल करके, हम आप घरों में दुबके हुए हैं लेकिन वो अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचा रहे हैं जी। तो वो भी एक तरीके से जिससे कहते हैं डेडिकेशन का और सेक्रीफाइस का एक एक्सट्रीम है। लेकिन ऐसे में ही जो कॉर्पोरेट कल्चर के लोग हैं, जो मान लीजिए इस तरीके से हैं, जिनको की जो है वो अपना इसी बीच में ये उनको आपदा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में नजर आती है। उनको आदमी अगर 10 दिन भर्ती रह गया, 15 दिन भर्ती रह गया तो अच्छा खासा 20-25 लाख का जो है उनका एक अपना वो इनकम हो रही है। जो मरीज को इनकम के रूप में देख रहे हैं वो तो है लुटेरे जी। और जो लोग जो है इसमें सेवा कर रहे हैं वो तो सर आंखों पे बैठाने वाले लोग हैं जी। राजीव जी, तो ये जो लुटेरे हैं उनके तरफ तो ध्यान देने की जरूरत है और केवल ये कह देने मात्र से बिल्कुल राजेश साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लुटेरे हैं उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो वहीं जिया मंजरी जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका रुख कर लेते हैं। जिया जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समाज में लगातार इस पूरे कोरोना काल में लगी रही होंगी और तमाम लोगों की सहायता भी आपने जरूर की होगी। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जब आप
मरीजों को लेकर अस्पताल पहुंचती हैं तो आपको क्या लगता है किस तरीके से कौन सी खामियां आपको नजर आती हैं और आपको क्या लगता है किस तरीके से उन खामियों को दूर किया जा सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये खामियां हैं, जो ये लापरवाहियां हैं, वही इस वक्त मृत्यु का सबसे बड़ा कारण बनी हुई हैं। देखिए, ये तो सर्वज्ञात है कि जब किसी भी चीज की कमी होती है तो उसकी कालाबाजारी होने लगती है जी। तो सबसे पहले तो मैं सरकार को ये बोलना चाहूंगी, चाहे दवाइयां हो चाहे ऑक्सीजन हो, सबके एक रेट निर्धारित करने चाहिए थे पूर्व, और अभी भी कोई बहुत देर नहीं हुई है, क्योंकि 2-2 लाख रुपए के रेमडेसिविर के इंजेक्शन और जो कोरोना के इंजेक्शन मिल रहे हैं पोस्ट ट्रीटमेंट के, तो वो बहुत ज्यादा महंगे हैं और लोग उसकी कालाबाजारी कर रहे हैं। मैंने खुद ने अपने परिवार में, मतलब मेरे पिता को खोया है 20 तारीख को, मैं आपको बता रही हूँ, और हॉस्पिटल्स में इतनी बुरी स्थिति है कि डॉक्टर्स लेते नहीं है पेशेंट को, मतलब इवन दे आर कोविड हॉस्पिटल्स देन टू दे आर आस्किंग सो मेनी थिंग्स। तो एक प्रिस्क्रिप्ट लाइन उनको डिसाइड करनी चाहिए पहले से, प्री डिसाइडेड, कि अगर पेशेंट आप तक पहुंच रहा है तो आपको उसको लेना ही लेना है, आप उसको डिनायल नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि ऑक्सीजन के दाम हो गए या फिर रेमडेसिविर के दाम हो गए या दवाइयों के दाम हो गए, तो सरकार को एक लिस्ट, एक सूची बनानी चाहिए कि ये इन जगहों से मिलेगी, और इससे ज्यादा यदि कोई बेचता पाया गया तो उसके लिए, मतलब इस समय उसको हत्या का ही उस पर आरोप लगना चाहिए, जो स्थिति चल रही है। क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि यदि 1 या 2 इंजेक्शन की डोज अगर नहीं मिलती किसी को तो व्यक्ति बचता नहीं है, तो आप एक तरीके से हत्या कर रहे हैं लोगों की। तो इस समय जो कालाबाजारी हो रही है वो सबसे ज्यादा धूर्त कार्य हो रहा है। मैंने लोगों को देखा है कि इतनी बुरी स्थिति है, लोग सिलेंडर टांग के बच्चों को हाथ में लेकर ऑक्सीजन लगा करके चल रहे हैं। मैंने ऐसी स्थितियां देखी हैं, ऐसी स्थितियां सुनी है, और क्या भयावह स्थितियां देखी है। लोग पड़े हुए हैं हॉस्पिटल्स में। देखिए, एक बात तो हमें माननी होगी कि ये जो आपदा आई है ये 100 साल में आई है, और हर 100 साल में कुछ न कुछ ऐसी आपदा आती रहती है। हमारे देश की जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है उस प्रकार से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना मैच्योर नहीं है कि इस आपदा को झेला जा सकता था। किंतु बीच में हमें थोड़ा समय मिला। कुछ खामियां सरकार की तरफ से भी हुई हैं और कुछ खामियां आम जनता की तरफ से भी हुई हैं। जनता में मैं स्वयं भी आती हूँ, मैंने भी देखा है कि बाहर जाते वक्त लोग मास्क नहीं पहनते थे। कई बारी मैंने देखा मॉल्स में घूम रहे थे या कहीं पे भी घूम रहे थे, मूवीज जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। एवरीथिंग बिकम नॉर्मल। जनवरी में मैंने खुद ने देखा कि सब चीज जैसे बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। तो ये सारी चीजें जनता की तरफ से, किंतु गवर्नमेंट को जब ये इतनी अचानक से आपदा आई और मारामारी फैली तो उस समय जब रेट्स हैं वो नहीं डिसाइड हुए, इसलिए लोग भाग रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि दवाई लेने कहाँ जाना है। उनको मालूम, सबको पता है कि अगर तबीयत खराब होती है तो हॉस्पिटल जाना है, किंतु वो लिस्ट हॉस्पिटल्स की कि अब हम इसको कोविड हॉस्पिटल बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ये बहुत लेट हुआ। जबकि ये चल रहा था तो ये हमारे पास बीच में काफी समय था और हम इस आपदा से पूर्णतः निकले नहीं थे। हमें इसके लिए पहले से ही प्री डिसाइडेड हॉस्पिटल डिसाइड कर देने चाहिए थे कि हाँ ये हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे सिर्फ कोविड का ही इलाज होगा, या फिर कोई भी हॉस्पिटल यदि कोई कोविड का पेशेंट पहुंचता है तो वहां पे उसके लिए गाड़ियां भी होनी चाहिए, उसके लिए मतलब सुविधा भी होनी चाहिए कि यदि वो पहुंच भी रहा है और वहां नहीं हो रहा है तो उसके आसपास जिया जी जिस तरीके से आप सुविधाओं को लेकर बात कर रही हैं, सुविधाएं तो तमाम मौजूद हैं और जो आप कह रही हैं वो सब कुछ हुआ है, लेकिन बात यहाँ पर लापरवाही की सबसे बड़ी आती है। लापरवाहियां लगातार हो रही हैं। डॉक्टर एम.के. भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर एम.के. जी, आपका आना चाहेंगे और आप तो खुद इस पूरे स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहाँ पर जिया मंजरी जी ने कहा, आप क्या उन बातों से सहमति रखते हैं कि अगर किसी अस्पताल में कोरोना मरीज या मरीज को लेकर आया जाता है तो अस्पताल उसे मना न करे, किसी भी हालत में उस मरीज को भर्ती करे? देखिए, शासन द्वारा जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं, यदि कोई मरीज आता है तो सबसे पहले उसको फीवर क्लिनिक में भेजा जाता है, वहाँ पे कोरोना का टेस्ट कराया जाता है। तो अभी जो हमारे पास फिलहाल सुविधाएं, रैपिड एंटीजन टेस्ट की अच्छी सुविधा है, इसमें 10 से 15 मिनट के अंदर रिजल्ट मिल जाता है। तो जैसे ही अगर पेशेंट का रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसको कोविड हॉस्पिटल में ले लिया जाता है, लेकिन यदि उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है तो फिर उसको नॉन कोविड हॉस्पिटल के लिए बोला जाता है, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि कोविड पॉजिटिव मरीजों के कारण जो संक्रमण है वो कोविड नेगेटिव मरीजों को भी ना फैले। इस वजह से दोनों में क्लियर कट एक
डिफरेंस करना जरूरी है, जो कि रैपिड एंटीजन टेस्ट के थ्रू किया जा सकता है जी। तो इस तरीके से हम दोनों चीजों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जी। डॉक्टर एम के भारती जी, इसी बीच एक सवाल आपसे और ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो लापरवाहियों की खबर सामने आती है वो केवल प्राइवेट अस्पतालों से ही अधिकतर सामने आती हैं। अगर हम जो तमाम खबरें सामने आती हैं, तमाम जो शिकायतें सामने आती हैं, अगर उनकी ओर नजर डालें तो सवाल बात एक ही रहती है, वो होती है कि प्राइवेट अस्पताल में ये हुआ। आखिर क्यों? आखिर प्राइवेट अस्पतालों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? आखिर प्राइवेट अस्पताल किन दिक्कतों में है कि इतनी बड़ी लापरवाहियां लगातार सामने आई हैं? अस्पतालों के पास भी तमाम प्रकार की परेशानियां हैं। एक तो पेशेंट का लोड बहुत ज्यादा है, जो कि उनकी कैपेसिटी से अत्यधिक है, और इस तरीके के माहौल में जो है उन्हें छोटे अस्पतालों को दो डिफरेंट विंग में बांटना बड़ा डिफिकल्ट होता है जी। काफी सारे नर्सिंग होम ने और अस्पतालों ने अपने अस्पताल को पूरा कंप्लीटली कोविड अस्पताल में कन्वर्ट कर लिया गया है, और वो इस समय केवल कोविड मरीजों को ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम अस्पताल बचे हुए हैं जो नॉन कोविड मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये प्रश्न वाकई महत्वपूर्ण है कि जितना महत्व कोविड मरीजों का है उतना नॉन कोविड मरीजों का भी है। तो ये प्रबंध करना शासन का कार्य है, और शासन इस संबंध में यदि कोई दिशा निर्देश देता है तो डेफिनेटली सभी को इसका पालन करना चाहिए और इसमें अपना योगदान देना चाहिए, ताकि दोनों तरीके के मरीजों को इसका लाभ मिल सके, कोविड मरीजों को भी और नॉन कोविड मरीजों को भी। जी राजेश जी, जिया जी, आप लोगों का रुख भी करूंगा। एक सवाल और डॉक्टर से ले हम। डॉक्टर एम के जी, यहाँ पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो डॉक्टरों को शपथ दिलाई जाती है, तो वो शपथ कहाँ रह जाती है जब इस तरीके की लापरवाहियां, इस तरीके की मनमानी की जाती है? तो देखिए, डॉक्टरों को जो शपथ दिलाई जाती है वो मरीज के इसमें जो भी ट्रीटमेंट से संबंधित कार्य है, जो उसे उचित लगता है, जो भी इलाज देना होता है, तो हर डॉक्टर को उसका पालन करना चाहिए, और उसका ये पालन करना धर्म है जी। लेकिन यदि कोई इसमें जरा भी गलती करता है तो कुछ तो भूलवश कोई गलती करता है, कुछ जानबूझ के करते हैं। जो लोग भी ऐसा कार्य करते हैं ये निंदनीय कार्य है, और इस तरीके का नहीं करना चाहिए किसी भी चिकित्सक को जी। राजेश राय जी, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश जी, जिस तरीके से डॉक्टर एम के भारती जी ने भी कहा कि डॉक्टरों को जो शपथ दिलाई जाती है वो उनमें उनका कर्तव्य बनता है कि मरीज उन तक पहुंचे तो उसका सही रूप से उपचार करे, लेकिन अगर प्राइवेट अस्पतालों को अगर हम रुख करते हैं तो साफ तौर पर जो शपथ दिलाई जाती है उसकी अवहेलना यहाँ पर की जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आप ये देखिए जब अगर हमारा उद्देश्य अगर कमर्शियल हो गया जी, जो डॉक्टर साहबान जो सरकारी अस्पतालों में हैं, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में, नॉन कोविड में, कोविड में, जहां पर भी हैं, उनके सामने भीड़ हो सकती है, उनके सामने बहुत ज्यादा लोगों का प्रेशर हो सकता है कि लोग बहुत हैं, मरीज बहुत हैं, वो सबको कैटर नहीं कर पा रहे हैं, सबको एडमिट नहीं कर पा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था बीच में बना दी थी कि बिना तो वहां पे अस्पताल में भर्ती ही जब नहीं होंगे जब तक कि जो है वो सीएमओ का रेफरल नहीं होगा जी। अब आम आदमी कहाँ सीएमओ के लिए रेफरल में जाए? आज की तारीख में देखिए, जो बहुत से लोग तो ऐसे हैं, मैं समझता हूँ 90% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका RT-PCR टेस्ट कराने के बाद अगर उनका पॉजिटिव आ रहा है और उनके पास फैसिलिटी है तो वो किसी डॉक्टर साहब से सलाह लेकर के अपने घर पे होम आइसोलेशन में रह करके पूरा वक्त निकालने जा रहे हैं। वो तो हॉस्पिटल में इनफैक्ट ये भी थोड़ा सा जैसे चूंकि भगदड़ हो जाती है, पैनिक हो जाती है, इस बीच में भीड़ हो गई। जब भीड़ हो गई तो लोग हॉस्पिटल की तरफ भागने लगे, लोग ऑक्सीजन की तरफ भागने लगे, जिनको नहीं जरूरत थी वो भी ऑक्सीजन की तरफ भागने लगे, और जहां जरूरत पड़ गई ज्यादा, मतलब सामान कम है और मांग ज्यादा हो गई तो लोगों ने उसकी कालाबाजारी शुरू कर दी। यहाँ तक कि आप देखिए ऑक्सीमीटर जो हम लोगों ने पिछली बार खरीदा था 800 का आ रहा था, वो आज की तारीख में 2500 का मिल रहा है। बिल्कुल। जो स्टीम इनहेलर जो है वो स्टीमर, वो जो 300 का आ रहा था वो 800 रुपए का मिल रहा है। लोग जो है मतलब जिसे कहते हैं ना, एक जो आपदा को उन्होंने एक अपने जिसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी के अवसर पर जो लोग ले लेते हैं, तो वो जो हॉस्पिटल्स हैं, देखिए जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो है वो अगर किसी को 5 लाख रुपए महीने डॉक्टर साहब को तनख्वाह दे रहे हैं तो फिर वो उनकी डॉक्टर साहब से भी एक्सपेक्टेशन है कि किस तरीके से वो उनकी रिकवरी भी हो। जो अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं उनकी अच्छी रिकवरी भी हो। जो गवर्नमेंट सर्विस में है वो तो अपनी सब लोग जान लगाए हुए हैं, जो उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको अच्छे तरीके से बेस्ट तरीके इरिटेट हो सकते हैं, वो गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, काम के प्रेशर से दुखी हो सकते हैं, लेकिन मरीज को जो है उसको मरते हुए देख करके वो उनको उससे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इग्नोर जो है नहीं किया जा सकता।
जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, एक बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि लोगों के पास जो है भीड़ इतनी है कि वो उनको दिक्कत हो रही है। ये दिक्कत सरकारी अस्पतालों में है, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति तो प्राइवेट होटल जैसी है। वो तो चाहेंगे कि अगर उनके यहाँ अगर 100 कमरे हैं तो, लेकिन राजेश जी आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, जो प्राइवेट अस्पताल के जो भी तमाम डॉक्टर रहते हैं, जो भी रिसेप्शन में बैठे रहते हैं, वो पहले ही गेट से ही मरीजों को बाहर कर देते हैं, मना कर देते हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल ऐसा नहीं करता। सरकारी अस्पताल का दायित्व बनता है कि मरीज अगर उनके दर तक पहुंचा है तो उसको उपचार मिले। लेकिन प्राइवेट अस्पताल के जो आला अधिकारी हैं, या यूं कहें कि जो भी वहां पर बैठे हैं, वो मना कर देते हैं। यही लापरवाहियों की खबरें तो सामने आ रही हैं। इसी पर तो आज आप और हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतनी लापरवाहियां क्यों? अगर इतनी लापरवाहियां नहीं होती तो शायद इतनी मृत्यु भी नहीं होती। जिया जी का रुख कर लेते हैं। जिया जी, जिस तरीके से लगातार लापरवाहियों की खबर सामने आ रही है, लगातार जो प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि कहां पे वो कड़ी जो है वो छूट रही है? कहां लगातार सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उन निर्देशों के बावजूद भी वो कड़ी छूट जा रही है, टूट जा रही है? देखिए, हम सबको पता है कि सामान्य सरकारी अस्पताल से कम 10 से 20 गुना से ज्यादा ही अधिक महंगा होता है प्राइवेट अस्पताल। बिल्कुल। और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर अभी के समय में आपको भी पता है कि स्वास्थ्य विभाग ने अभी छापा मारा था नोएडा के एक अस्पताल में। वहां पे 200 बेड बरामद हुए थे, जहां पर कि उन्होंने नकली मरीजों को, मतलब जिनको आवश्यकता नहीं थी, उनको मरीज बना करके एडमिट कर रखा था। तो इस प्रकार की जो चीजें हो रही है, देखिए अब कोई व्यक्ति यदि जाता है और उसमें आप बताते हैं कि ठीक है यहाँ पे हमारा फुल है, फिर भी हम अरेंजमेंट करते हैं, फिर भी हम कुछ करके आपको भर्ती करते हैं, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज करते हो। तो ये जो हो रहा है ये निजी अस्पतालों का, ये इस पे हमें कुछ ना कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा कि देखिए अभी बात हो रही थी, डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रैपिड जो टेस्ट आता है वो 50% होता है, ये वो है या नहीं है? ठीक है, जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तब तक कोई भी हॉस्पिटल मरीज को इलाज देने के लिए तैयार नहीं है, उसको एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद में आरटीपीसीआर की स्थिति ये है कि कम से कम 3 से 4 दिन लग रहे हैं आज की डेट में आरटीपीसीआर का रिपोर्ट आने में। बिल्कुल बिल्कुल। और 3 से जिया जी समय कम है, राजेश जी का रुख करना चाहेंगे। जी जिया जी समय कम है, एक बार राजेश जी का रुख करना चाहेंगे। राजेश जी, जिस तरीके से आप सिस्टम से जुड़े रहे, तो आपको क्या लगता है किस तरीके से सख्ती बरत कर यहाँ पर प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसनी चाहिए? कम शब्दों में आप जवाब दीजिएगा, डॉक्टर जी के पास भी जाएंगे। बिल्कुल सख्ती बरतनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि प्रशासन जो है, शासन केवल जियो निकाल देने से या केवल ये बात अखबारों में स्टेटमेंट आ जाने से कि ये बिल्कुल हम सब पे नजर रखे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, इससे नहीं काम चलेगा। इसमें होनी चाहिए प्रॉपर निगरानी, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और जहां पर गड़बड़ी पाई जाए वहां पर तुरंत उनको जो है उसमें शिकंजा कसना चाहिए। जैसे भी आज एक अस्पताल को पकड़ा गया है जहां इस तरह की बेईमानी की जा रही थी, गड़बड़ किया जा रहा था, वो उसके लिए क्लोज निगरानी बहुत जरूरी होगी। उसमें अपने जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, चाहे पुलिस के भी लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों, चाहे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हों, चाहे सोसाइटी के लोग हों, चाहे सोशल जो वर्क लोग करते हैं वो लोग हों, वो कम से कम पता लगा के देखते रहे। अगर चीजें नहीं ठीक हो रही हैं तो दैट शुड कम टू द नोटिस। केवल हमने कह दिया कि हम सबको रगड़ देंगे, खाली बिल्कुल राजेश जी, इन तमाम चीजों पर नजर जो है बनी रहती है। डॉक्टर जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर एस के भारती जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से आप छाती और स्वास्थ्य रोग के विशेषज्ञ हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे जिससे वो सेफ रह सकें? समय कम है। सभी को मेरी ये सलाह है कि कम से कम जो है आप भीड़ वाले क्षेत्रों में ना जाएं, जिससे कि संक्रमण फैलने का खतरा हो। मास्क का प्रॉपर उपयोग करें। मास्क का प्रॉपर उपयोग से मेरा मतलब है मास्क पूरी तरीके से फिटिंग से पहने। अगर इसमें जरा भी स्पेस रहता है तो भी वायरस आपका एंटर कर सकता है। और मास्क का कपड़े का यूज ना करें, हो सके तो सर्जिकल मास्क यूज करें और प्रतिदिन इसको बदलें, क्योंकि अगर आप इसको प्रतिदिन नहीं बदलते हैं तो ये जो है वायरस को फिल्टर करने में असमर्थ रहता है और ठीक से वायरस के अंदर जा सकता है। बिल्कुल ठीक है आपने कि प्रतिदिन हमें अपने मास्क को बदलना चाहिए। अगर हम अपने मास्क को न बदलें तो जो उसका संक्रमण, जो उसके अंदर खतरा रहता है, हमें बीमारी का खतरा और भी अधिक बढ़ जाता है। राजेश जी, जिया जी, डॉक्टर एम के भारती जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया। तो अपने दर्शकों को हम बता दें, हम भी अपील करना चाहेंगे कि आप अपने घरों से बाहर ना निकले, अनावश्यक रूप से आप अपने घरों से बाहर ना निकले। अपने घरों से जब भी बाहर निकले मास्क अवश्य पहने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।